हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एन एस यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज का जो टॉपिक है वो फिजिकल ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट का महत्वपूर्ण टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। यानी कि स्थलीय दृढ़ भूखंड के रूप में प्लेटें हैं और इनके प्रवाह से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। क्योंकि ये जो प्लेट हैं इनके अंदर प्रवाह होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाती हैं। प्लेट संकल्पना का प्रादुर्भाव दो तथ्यों के आधार पर हुआ। यानी कि ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है इसके दो तथ्यों के आधार पर ये सिद्धांत का निर्माण हुआ। पहला तो है महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना, यानी कि जितने भी महाद्वीप हैं उनके अंदर प्रवाह हो रहा है, महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना। और दूसरा है सागर तली के प्रसार की संकल्पना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। एक तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और दूसरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इन दो तथ्यों के आधार पर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का विकास हुआ। अब देखिए, प्लेट सीमा तथा प्लेट किनारों में अंतर स्थापित करना आवश्यक है। प्लेट के सीमांत भाग को प्लेट किनारा कहते हैं, यानी कि उसके किनारों को, जबकि दो प्लेट के मध्य संचलन मंडल को प्लेट सीमा कहते हैं। सपोज ये मैं कहूँ कि एक प्लेट यूँ है और एक प्लेट यूँ है, तो इसका प्लेट सीमा और प्लेट किनारे में अंतर स्थापित करना आवश्यक है। प्लेट के सीमांत भाग को प्लेट किनारा कहते हैं। ये जो सीमांत भाग है ये वाला, ये इसका किनारा हो गया, इस प्लेट का ये किनारा हो गया और इसका ये किनारा हो गया। जबकि दो प्लेट के मध्य संचलन मंडल, दो प्लेट के मध्य, अब ये जो आपस में ये वाला हिस्सा टकराएगा और ये वाला टकराएगा, तो ये जो है ये प्लेट सीमा या बाउंड्री हो गई। तो प्लेट सीमा और प्लेट बाउंड्री में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में देखिए, इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर समझाने का प्रयास किया गया है। जब दो प्लेट, ये चलो आगे पढ़ाएंगे उसके बाद क्लियर करेंगे ये, क्योंकि अभी आपके समझ में नहीं आएगा। ये स्थल मंडलीय प्लेट विभिन्न प्रारूपों में गतिशील और प्रवाहित होते हैं। ये प्लेट अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित भी करते हैं। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हैस महोदय ने महाद्वीपों के प्रवाह के पक्ष में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 में किया। तो ये जो हैस था, इसने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 1960 में इसको लागू किया। हैस के अनुसार महाद्वीपीय तथा महासागरीय विभिन्न प्लेट के ऊपर टिके हैं। यानी कि महासागर और महाद्वीप हैं, ये प्लेटों के ऊपर टिके हुए हैं। जब ये प्लेट प्रवाहित होते हैं तो उनके साथ महाद्वीप तथा महासागरीय तली भी विस्थापित हो जाती है। क्योंकि प्लेटों के ऊपर ही महाद्वीप और महासागर हैं, तो जैसे ही इनमें विस्थापन होगा तो महाद्वीप और महासागरों के अंदर भी विस्थापन होगा। कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया की विभिन्न प्लेटों के स्थानांतरण तथा प्रवाह के कारण ही वर्तमान महाद्वीपों तथा महासागरों का रूप प्राप्त हुआ है। कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया एक स्थल भाग था, फिर इसमें लारेशिया और गोंडवाना लैंड दोनों में विभाजन हुआ। ये जो स्थानांतरण और प्रवाह हुआ ये कार्बोनिफेरस युग में हुआ, जैसा कि मैंने वेगनर की थ्योरी में भी तुम्हें बताया था। इनके प्रारूप में भविष्य में भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि इन प्लेटों में प्रवाह अब भी जारी है। महाद्वीपीय विस्थापन का सशक्त प्रमाण
सागर नितल के प्रसरण से प्राप्त हुआ है, यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग के आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाण मिले हैं। अब इसमें प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना के अनुसार भूतल का ऊपरी भाग दृढ़ खंडों का बना है, जिसे प्लेट कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की संकल्पना के अनुसार भूतल का ऊपरी भाग जो है वो दृढ़ खंडों का बना है, जिसे प्लेट कहते हैं, और इनकी औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है, जिसके अंतर्गत क्रस्ट व ऊपरी मेंटल की परत सम्मिलित की जाती है। क्रस्ट और मतलब एक प्लेट में क्रस्ट और अपर मेंटल, और ये लगभग 100 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र है ये प्लेट का हो गया। ये संसार पूरे पृथ्वी के ऊपर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्लेटों के बारे में बताया, लेकिन मॉर्गन ने 1968 के अनुसार 6 प्रमुख प्लेटों के नाम बताए। ये बताया कि 6 तो प्रमुख प्लेट हैं और उसके अलावा अन्य गौण प्लेटें हैं। अब ये जो 6 प्रमुख प्लेट हैं, देखिए मैं यहाँ भी बता देता हूँ लिख के। पहली है यूरेशियन प्लेट, दूसरी है इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट, तीसरी है अफ्रीकी प्लेट, ये याद करनी पड़ेगी। चौथी है अमेरिकी प्लेट, जिसमें दोनों अमेरिका आ गया, अमेरिकी प्लेट, और पांचवी है अंटार्कटिका प्लेट, और छठी है प्रशांत प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो ये जो 6 प्लेट हैं ये मैंने इनके नाम यहाँ पर दे दिए। यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट। इसके अलावा गौण प्लेटें हैं, ये इसका मानचित्र के अंदर मैंने प्रदर्शित कर दिया है। ये देखिए प्रशांत महासागरीय या पैसिफिक प्लेट है, इसके अंदर अमेरिकी प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है। इस प्रकार से कुल 6 प्लेट हैं। इसमें देखिए ये जो इनके किनारे हैं ये विनाशी प्लेट के किनारे हैं, ये वाले मैं बताऊंगा विनाशी प्लेट कौन सी हैं। ये रचनात्मक प्लेट है, ये वाली रचनात्मक प्लेट के किनारे हैं, और ये जो क्षेपण मंडल में के बाउंड्री है। तो इस प्रकार से ये 6 प्लेटें बताई। अब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंदर जो प्लेट हैं इनके किनारे महत्वपूर्ण है। देखिए जब 2 प्लेट, मान लो मैं ये कहूँ एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, 2 प्लेट हैं, ये इधर की तरफ मूवमेंट हो रहा है और ये इधर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, दोनों प्लेटें टकराएंगी। जो भारी प्लेट है, मान लो ये भारी प्लेट है, तो ये नीचे की ओर इससे टकरा के और ये नीचे की तरफ जाएगा हिस्सा। तो ये जो प्लेटों के ये जो किनारा है, 2 प्लेट जब आमने सामने टकराती हैं तो अभिसरण होता है। अभिसरण या कन्वर्जेंस होता है, इंग्लिश में इसको कन्वर्जेंस बोलते हैं। इसमें क्या है, जो भारी प्लेट का किनारा है वो नीचे दबेगा और इसको सबडक्शन या क्षेपण, ये क्षेपण मंडल या सबडक्शन यानी कि नीचे धंसने से, और ये वाला हिस्सा पिघल जाएगा, ये वाला, ये इसको बोलते हैं क्षेपण
या सबडक्शन। दूसरी तरफ मान लो यही प्लेट, एक प्लेट यूं इधर जा रही है और दूसरी प्लेट, ये दूसरी जो प्लेट है ये यूं जा रही है। तो अब यहाँ पर ये दो, यहाँ तो ये टकरा रही हैं, टकराने से ये हिस्सा टूट रहा है और टूट के क्षेपण हो रहा है, और यहाँ पर संपीड़न बल होगा, ये मैं आगे बताऊंगा। उससे संपीड़नात्मक बल की वजह से वलित पर्वतों का निर्माण होता है, ये आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर तो नज़दीक आ रही है, यहाँ पर दूर जा रही हैं। दूर जाने से इस पर ये क्या होगा, डाइवर्जेंस या अपसरण, अभिसरण और अपसरण। तो आपके सामने दो चीज़ें आई, एक तो अभिसरण, दूसरा अपसरण। यानी कि अभिसरण का मतलब कन्वर्जेंस और अपसरण का मतलब डाइवर्जेंस। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, इसलिए इस पे ज़रा ध्यान देना, ठीक है। तो ये अपसरण में ये मध्य महासागरीय कटक जो है वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो मैंने बताया था कि वो यहाँ पर होता है। यहाँ पर अभिसरण में ज्वालामुखी और भूकंप वगैरह का आता है, ये मैं आगे बताऊंगा। तो ये दो प्लेट के किनारों का हो गया। जब प्लेटें आपस में एक दूसरे के सामने आती हैं अभिसरण होता है, जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो अपसरण होता है। ये मैंने इसमें दिखा रखा है, देखिए ये प्लेट यूँ जा रही है और ये प्लेट यूँ आ रही है। तो अब इसमें यहाँ पर ये दोनों टकराएंगी तो जो भारी प्लेट है वो नीचे इसका क्षेपण हो जाएगा, और इसी प्रकार से अब ये प्लेट तो ऊपर जा रही, इधर जा रही है, और दूसरी प्लेट यूँ विपरीत दिशा में जा रही है, यूँ ये। तो यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर दूर जाएंगी दोनों प्लेटें एक दूसरे से, तो अपसरण हो गया, यानी कि डाइवर्जेंस, जो कि मिड ओशनिक रिज यानी कि मध्य महासागरीय कटक के रूप में होती है। इसी प्रकार से अब ये यहाँ पर देखिए, ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है। महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से भारी है, तो ये इसका हिस्सा जो है ये नीचे की तरफ चला गया क्षेपण मंडल में, यानी कि क्षेपण मंडल में चला गया, तो ये नीचे का हिस्सा टूट जाएगा और ये आपस में महासागरीय प्लेट और ये जो महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराएंगे तो खड्ड का निर्माण या ट्रेंच का निर्माण हो जाएगा। मिड ओशनिक ट्रेंच है जैसे ये, तो इसका इस हिसाब से कई, और एक ये जो होता है कि एक प्लेट यूँ जा रही है और दूसरी प्लेट यूँ इसे रगड़ खाते हुए, ये मान लो यूँ जा रही है और ये यूँ जा रही है, तो आपस में रगड़ खाएंगे, तो ये यहाँ पर इस किनारे पे कोई भी गतिविधि नहीं होगी, खाली रूपांतरण भ्रंश बन जाएंगे। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। तो ये तीन प्रकार के किनारे हो गए, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड रूपांतरण। ये इसमें दिखाया है। इसमें एस्थेनोस्फेयर के अंदर नीचे का जो है सबडक्शन होता है, ये इस हिसाब से मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। 6 प्लेट्स हैं, उसमें मैंने ये बता दिया, पैसिफिक प्लेट हो गई, अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इस प्रकार से, और ये अंटार्कटिका प्लेट है। टोटल 6 प्लेट्स जो है महत्वपूर्ण, और उसके अलावा गौण प्लेट है। तो प्लेटों के जो किनारे हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो स्थलमंडल को आंतरिक रूप से दृढ़ प्लेट का बना हुआ माना जाता है। इन प्लेटों के किनारे ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि मैंने अभी तुम्हें समझाया। इन्हीं किनारों के सहारे भूकंपीय
ज्वालामुखी तथा विवर्तनिक घटनाएं घटित होती हैं। वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स एंड प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर घटित होती हैं। अतः प्लेट के इन्हीं किनारों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। परिणाम स्वरूप प्लेट के किनारों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसा मैंने अभी बताया। सबसे पहले विनाशी प्लेट सीमा या किनारा। विनाश कहाँ होगा? जब 2 प्लेट आमने सामने होती हैं और वो टकराती हैं। इन किनारों के सहारे पदार्थ निचली मेंटल में क्षेपण हो जाएगा, जैसे कि मैंने ये अभी उदाहरण बताया था। ये जब ये प्लेट इधर आ रही है और ये दूसरी प्लेट यूँ आती है, तो ये जब ये टकराएंगे तो ये क्या होगा? ये प्लेट भारी है, महासागरीय प्लेट मान लो, महासागरीय प्लेट, और ये महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है। जब ये महासागरीय प्लेट चूंकि भारी है तो इसका ये नीचे की ओर सबडक्शन होगा, सबडक्शन होगा यानी कि क्षेपण होगा। तो अब ये 2 प्लेट आमने सामने अभिसरित होते हैं। तो मैंने ये बताया था ना, एक कन्वर्जेंस जोन है। अभिसरित होना का मतलब कन्वर्ज होते हैं। इन किनारों के सहारे पदार्थ निचले मेंटल में क्षेपण द्वारा व्ययित या कंज्यूम हो जाता है, यानी कि ये वाला हिस्सा टूट के नीचे चला जाता है। अर्थात इन किनारों पर प्लेट का पदार्थ नीचे चला जाता है और प्लेट के किनारों में ह्रास होता है। मान लीजिए प्लेट का किनारा ये नीचे चला गया तो ये टूट जाएगा, पिघल। इस प्लेट सीमा को अभिसारी या कन्वर्जेंट बाउंड्री भी कहते हैं। कन्वर्जेंस से कन्वर्ज बाउंड्री, जहाँ पर 2 प्लेट आपस में टकराते हैं तो उनके किनारे विनाशी किनारा है। अब देखिए ये जब टकरा रहे हैं तो ये इसमें टूट रहा है, तो कन्वर्जेंस वाले कौन से हो गए? डिस्ट्रक्टिव मार्जिन्स। ये मार्जिन कौन से? डिस्ट्रक्टिव। इंपॉर्टेंट आ गया। डिस्ट्रक्टिव मार्जिन्स यानी कि विनाशी विनाशी किनारे। क्लियर? तो अब ये देखना कि विनाशी किनारे कौन से होंगे? जहाँ पर कन्वर्जेंस या क्षेपण होगा या अभिसरित होंगे। अब उसके बाद में पहला तो ये हो गया। दूसरा जो है रचनात्मक किनारे। अब रचनात्मक किनारे में मैंने तुम्हें बताया था कि एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। इस प्लेट का मूवमेंट यूँ है और इस प्लेट का मूवमेंट यूँ है। तो यहाँ पर जो है ये वाला एरिया ये बढ़ता जाएगा, खिंचाव होता जाएगा और ये इस यहाँ पर नए पदार्थ की रचना होगी। ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट होंगी। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स होंगे, यानी कि यहाँ पर नए पदार्थ की रचना हो रही है। रचनात्मक किनारों के सहारे नया पदार्थ का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया मध्य महासागरीय कटक के सहारे संपन्न होती है। मिड ओशनिक रिज या मध्य महासागरीय कटक के सहारे होता है, जहां 2 प्लेट विपरीत दिशाओं में अपसरित होती हैं। अपसरण हो गया, ये वो अभिसरण था, ये अपसरण हो गया। ये तो अभिसरण था, अभिसरण।
अभिसरण और ये अपसरण। दो प्लेट विपरीत दिशाओं में अपसरित होते हैं। इन अपसारी या एक्रेटिंग प्लेट सीमा भी कहते हैं। इनको डाइवर्जेंट, क्योंकि डाइवर्ज हो रहे हैं, डाइवर्जेंट या एक्सरेटिंग प्लेट सीमा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट, जहां दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं उस केंद्र को विसर्पण केंद्र या स्प्रेडिंग सेंटर, विसर्पण केंद्र भी कहेंगे इसको। अब इससे आप कंफ्यूज ना हो, विसर्पण केंद्र किसको कहेंगे? इस वाले एरिया को, ये जो है ये विसर्पण केंद्र है या स्प्रेडिंग सेंटर कहेंगे। इस केंद्र के सहारे पृथ्वी के अगाध से प्राप्त तरल मैग्मा ऊपर आता है। जब ये यहाँ पर स्पेस हो जाएगी तो यहाँ पर भार कम हो जाएगा, तो तरल पदार्थ पृथ्वी के ऊपर आएगा अंदर से और ये ज्वालामुखी वगैरह आएंगे। इस तरह की घटनाएं मध्य महासागरीय कटक के सहारे घटित होती हैं। इस तरह के दो प्लेट के बीच नवीन पदार्थ का सृजन होता है तथा अतः इनके किनारों को रचनात्मक किनारा कहते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, क्लियर। अब तीसरा है संरक्षी प्लेट सीमा तथा किनारे, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स। संरक्षी प्लेट किनारे कौन से हैं? जब दो प्लेट, एक प्लेट तो यूं है और दूसरी प्लेट जो है यूं, मान लो एक प्लेट ये यूं जा रही है और ये यूं आ रही है। यूं कहें कि उदाहरण के लिए जैसे दो नाव आपस में इस किनारे से टकराते हुए जाएं तो उनके अंदर बस वाइब्रेशन होगी लेकिन कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। इससे केवल रूपांतरण भ्रंश का निर्माण होता है तथा प्लेट के किनारों के धरातलीय क्षेत्र में अंतर नहीं होता। इस प्लेट सीमा को शीयर सीमा भी कहते हैं, शीयर या शीयर सीमा, इंपॉर्टेंट। इसे संरक्षी प्लेट भी कहा जाता है, संरक्षी यानी कि कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स। इसे संरक्षी इसलिए कहते हैं कि इस सीमा के सहारे न तो प्लेट का क्षय होता है और न ही नई क्रस्ट का निर्माण, न ही इसमें कोई टूटता है और न ही इसमें कोई नया निर्माण होता है। तो ये तीन प्रकार के प्लेट किनारे हो गए और तीन प्रकार के प्लेट किनारों के आधार पर ही अलग अलग प्रकार के निर्माण होते हैं। जहाँ पर दो प्लेट एक दूसरे से अगल बगल सरक जाते हैं और उनमें आपसी अंतःक्रिया नहीं हो पाती, वहाँ पर ट्रांसफॉर्म भ्रंश का निर्माण होता है, जो कि तीसरे वाला मैंने अभी बताया, उसी का कंटिन्यूशन। इन किनारों को संरक्षी किनारा कहते हैं। टर्शरी युग के नवीन वलित पर्वतों की श्रृंखलाएं, टर्शरी युग के नवीन वलित पर्वतों की श्रृंखलाएं ज्वालामुखी तथा भूकंप के सक्रिय क्षेत्र जिनका संबंध प्लेट के किनारों से जोड़ा गया है। और किनारे कौन से? विनाशात्मक। विनाश कब होगा? जब दोनों प्लेट आपस में टकराएंगी, ठीक है। इस तरह पर्वत निर्माण की भूसन्नति संकल्पना के स्थान पर प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अब जहाँ पर दो प्लेट आमने सामने सरकते हैं तो आपस में टकराते हैं, ये वाली स्थिति बताई थी ना मैंने। ये यूं ये वाली और ये क्षेपण हो जाएगा, यानी कि सबडक्शन होगा। तो एक देखिए, परिणाम स्वरूप विनाशी किनारों के सहारे एक प्लेट का किनारा मुड़कर नीचे झुक जाता है, जिस कारण दूसरे प्लेट के किनारे पर संस्पर्शीय संपीड़न का प्रभाव होता है। यहाँ पर कंपन पैदा होगा इस किनारे पे, क्योंकि जब एकदम टकराएंगे, ये संस्पर्शीय यानी कि स्पर्श करने से, टकराने से संपीड़न
का प्रभाव होता है और उसका पदार्थ वलित होकर पर्वत का रूप धारण कर लेता है। तो ये फिर जब ये टकराएंगे तो ये पदार्थ जो है ऊपर की ओर वलित हो जाता है। अतः पर्वत निर्माण की प्रक्रिया भी जटिल हो जाती है। ये पर्वतों का निर्माण हो जाता है। ये पर्वत का निर्माण हो गया। प्लेट सागरीय तथा स्थलीय दोनों प्रकार के होते हैं। अब आगे चलिए, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के आधार पर कुछ वलित पर्वतों की उत्पत्ति स्पष्ट की जा रही है। सबसे पहले जब दो प्लेट, एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेट टकराए तो महासागरीय प्लेट भारी होती है, वो उसका नीचे क्षेपण होगा और महाद्वीपीय प्लेट है महासागरीय प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगी, उसमें पार्श्वीय संपीड़न होगा और उससे वलित पर्वतों की उत्पत्ति होगी। देखिए कैसे, जब महाद्वीपीय तथा महासागरीय प्लेटों का अभिसरण होता है, कन्वर्जेंस, तो टकराव के कारण अपेक्षाकृत भारी महासागरीय प्लेट के किनारे का महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपण हो जाता है। इस कारण पार्श्ववर्ती संपीड़नात्मक बल उत्पन्न होता है। इस बल के, वो मैंने उदाहरण दिया था, ये वाला, ये उदाहरण दिया था। ये कौन सी? महासागरीय, महासागरीय प्लेट और ये महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल। जब ये दोनों ये ऐसे और ये ऐसे टकराएंगे तो ये जो इसका ये सबडक्शन होगा और सबडक्शन के बाद में यहाँ पर संपीड़नात्मक पार्श्ववर्ती संपीड़नात्मक बल उत्पन्न होगा जिससे ये किनारे वलित हो जाएंगे। ठीक है। इस बल के कारण महाद्वीपीय प्लेट के टकराव तथा महासागरीय प्लेट के किनारे का मलबा वलित हो जाता है तथा वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इस तरह की स्थिति में उत्तरी अमेरिका के रॉकीज, क्योंकि उत्तरी अमेरिका की प्लेट जो है पैसिफिक प्लेट से टकराई और पैसिफिक प्लेट नीचे सबडक्शन हुआ और उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीपीय प्लेट है वो महासागरीय प्लेट के ऊपर चढ़ गई और पार्श्ववर्ती संपीड़नात्मक बल की वजह से जो किनारे हैं वो वलित हो गए और रॉकीज और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। अमेरिकन प्लेट तथा प्रशांत महासागरीय प्लेट के टकराव तथा प्रशांत महासागरीय प्लेट के अमेरिकन प्लेट के नीचे क्षेपण होने से उत्पन्न पार्श्ववर्ती संपीड़नात्मक बल के कारण ये तटवर्ती भाग का वलन हुआ और रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। ये इसका एक डायग्राम से भी मैंने समझाने। देखिए, ये महासागरीय क्रस्ट वाली प्लेट है, ये वाली ऐसे चल रही है और ये महाद्वीपीय प्लेट है, सॉरी, और ये महासागरीय प्लेट है। जब ये दोनों टकराएंगे तो ये जो महासागरीय प्लेट है इसका किनारा नीचे, इसके नीचे क्योंकि भारी है तो ये नीचे क्षेपण हो जाएगा। क्षेपण होने के बाद एस्थेनोस्फीयर में जाएगा और ये यहाँ पर टूट के पिघल जाता है और इसमें संपीड़नात्मक बल की वजह से ये यहाँ पर पर्वतों का निर्माण भी हो जाता है। अब दो महाद्वीपीय प्लेटों का टकराव, जब दोनों प्लेट महाद्वीपीय क्रस्ट वाले होते हैं तो उनके टकराव होने पर, जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हैं तो उनके टकराव होने पर अपेक्षाकृत अधिक भारी प्लेट के किनारे का अपेक्षाकृत हल्के प्लेट के नीचे क्षेपण हो जाता है तथा उत्पन्न पार्श्ववर्ती संपीड़न के कारण वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इसमें मुख्य रूप से अल्पाइन पर्वत तथा हिमालय पर्वतों का निर्माण इसी स्थिति में हुआ है। क्यों? उत्तर में यूरेशियन प्लेट तथा दक्षिण में
अफ्रीकन इंडियन प्लेट के मध्य टैथिस भूसन्नति की स्थिति थी। इन प्लेटों के अभिसरण और टकराव से उत्पन्न पार्श्ववर्ती संपीड़नात्मक बल के कारण टैथिस भूसन्नति के मलबे का वलित होने पर अल्पाइन और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। तो ये जो इस प्रकार से हिमालय और अल्पाइन पर्वतों का निर्माण जब दो महासागरीय प्लेटों के टकराव के कारण हुआ। हिमालय के स्थान पर लगभग 70 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व टैथिस भूसन्नति की स्थिति थी। इसके उत्तर में एशियाई तथा दक्षिण में भारतीय प्लेट की स्थिति थी। इन प्लेटों के आमने सामने सरकने के कारण टैथिस भूसन्नति की चौड़ाई में ह्रास होने लगा। इन प्लेटों के अभिसरण के कारण टकराव होने से भारतीय प्लेट का एशियाई प्लेट के नीचे क्षेपण प्रारंभ हो गया, जिस कारण उत्पन्न पार्श्ववर्ती संपीड़न के बल के कारण जो टैथिस भूसन्नति थी उसका मलबा में वलन हो गया और 3 समानांतर श्रेणियां ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक पर्वतों का निर्माण। इसके बाद में जो तीसरा है, 2 महासागरीय प्लेटों का अभिसरण और टकराव। सबसे पहले एक महाद्वीपीय प्लेट और एक महासागरीय, फिर 2 महाद्वीपीय प्लेटों के कारण अल्पाइन पर्वत और हिमालय पर्वत। एक महासागरीय प्लेट और एक महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण के कारण रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण। अब 2 महासागरीय प्लेटों के अभिसरण और टकराव के कारण क्या होगा? जब 2 प्लेट सागरीय नितल क्रस्ट वाले होते हैं तो उनके टकराव से एक प्लेट की सागरीय क्रस्ट दूसरे प्लेट के नीचे सागरीय खड्ड में क्षेपित हो जाती है, जिस कारण उत्पन्न संपीड़नात्मक बल द्वारा द्वीपीय चाप तथा द्वीपीय तोरण आइलैंड आर्क्स एंड फेस्टून्स का पर्वतों का निर्माण होता है। इस तरह की स्थिति का सर्वोत्तम उदाहरण जापान के द्वीपीय चाप से प्राप्त होता है। जापान द्वीपीय चाप में 3000 से 4000 मीटर ऊंचे पर्वत मिलते हैं। इनका कैसे? 2 महासागरीय प्लेटों के अभिसरण के कारण हुआ। यद्यपि इन पर्वतों में हिमालय जैसे वलित पर्वतों की कई विशेषताएं मिलती हैं, लेकिन दोनों में अंतर भी है। तो ये जो है, ये प्लेटों के किनारों के आधार पर ये पर्वतों का बताया है, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। परिणाम स्वरूप प्लेट के सागरीय नितल के नीचे जाने के कारण मैग्मा का निर्माण हुआ, जो कि बाद में ऊपर निकल आया। यह प्रक्रिया आज भी चल रही है। जापान द्वीप के पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों किनारों पर रूपांतरित शैल मंडल का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि इस द्वीप चाप का निर्माण 2 विभिन्न चापों के मिल जाने के कारण हुआ। जापान द्वीप चाप के दक्षिण में वर्तमान समय में भी 2 अलग अलग चाप मिलते हैं, फिलिपाइन और मैरियाना चाप। तो इस आधार पर इन चापों का स्पष्टीकरण मिलता है। इस आधार पर महाद्वीपों के आगामी प्रारूप के विषय में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। पिछले 200 वर्षों से लगातार अटलांटिक जो है खुलता जा रहा है, यानी कि स्प्रेड होता जा रहा है, जबकि प्रशांत महासागर अमेरिकन प्लेट के गतिशील होने के कारण संकुचित होता जा रहा है। तो इस प्रकार से पर्वतों के निर्माण की स्थिति इससे स्पष्ट हो जाती है। तो ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, ये पर्वतों के निर्माण में और सी फ्लोर स्प्रेडिंग और महाद्वीपीय प्रवाह संकल्पना के आधार पर इससे पर्वतों के निर्माण के बारे में स्पष्टीकरण मिलता है। तो ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का जो टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट होता है। आशा है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसकी PDF मैं डाल दूंगा, वो भी आप देख लें, जिससे कि आपको
इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल आपने इसमें मैप भी बनाना है और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।